नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अन्नामलाई राजनीति के वैसे सिंघम हैं, जिन्होंने राजनीतिक मोर्चे पर लगातार असफलताएँ पाई है। लगातार वो चुनाव हारे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। अन्नामलाई अब नए बदले हुए परिदृश्य में तमिलनाडु की राजनीति में खुद एक नए मोर्चे को जन्म देना चाहते हैं, नई पारी की शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है और उसके बाद अपनी जो संभावनाएँ हैं तमिलनाडु की राजनीति में, उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो आखिर तमिलनाडु की राजनीति में अन्नामलाई फिनोमेना है क्या? क्यों अन्नामलाई, जो एक समय में अमित शाह के बेहद करीबी लाडले माने जाते थे, वो बीजेपी छोड़कर एक नया मोर्चे को जन्म देना चाहते हैं और क्या उन्हें नया राजनीतिक संभावना तमिलनाडु की राजनीति में दिख रही है? और साथ ही हम इस पे भी बात करेंगे कि कांग्रेस किस तरह से पंजाब में या हिमाचल में सेल्फ गोल करने की स्थिति में दिख रही है। जिस तरह से हिमाचल के नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, उसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए? हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, संजय कुमार जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और शुक्ला जी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुक्ला जी आपसे, जो अन्नामलाई फिनोमेना जिसकी हम बात कर रहे हैं, आखिर अन्नामलाई को तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में ऐसा क्या दिख रहा है, जिसके लिए वो एक विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को अलविदा कहकर एक नया पॉलिटिकल फ्रंट शुरू करना चाहते हैं? क्या उन्हें लगता है कि द्रविडियन एरा का अंत हो चुका है और जो विजय फैक्टर है, वो अगले 10-20 सालों तक रहेगा और शायद इसलिए यूथ की जो पॉलिटिक्स है, वो तमिलनाडु में रहने वाली है, जिसमें कि बीजेपी में रहकर वो उन्हें उतनी आज़ादी नहीं मिलेगी, जिस तरह की आज़ादी के ज़रिए वो वहाँ की पॉलिटिक्स को ड्राइव करना चाहते हैं? धन्यवाद अनिमेश जी। अन्नामलाई को तो वो कुछ भी हासिल नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा करके वो पाना चाहते थे। इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में अभी अगर आप देखिए तो एआईडीएमके का इस कदर दबाव था भारतीय जनता पार्टी पर कि वह अपने संसदीय क्षेत्र से ही विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाए। उनको टिकट बीजेपी नहीं दे पाई क्योंकि एआईडीएमके उनको टिकट नहीं देना चाहती थी। तो अगर एआईडीएमके के दबाव में भारतीय जनता पार्टी इस स्तर तक जा सकती है, इस हद तक वो झुक सकती है, तो फिर अन्नामलाई के लिए क्या भविष्य है भारतीय जनता पार्टी? अगर भारतीय जनता पार्टी केवल एआईडीएमके के भरोसे, एआईडीएमके का घोर विरोध करते रहे अन्नामलाई, उन्होंने गठबंधन का भी विरोध किया था। पार्टी को अपने बूते, अपने समर्थकों के बल पर उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की। जब उन्हें तमिलनाडु में बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने पूरे राज्य में जबरदस्त सक्रियता दिखाई और लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ने की कोशिश किया, युवाओं के बीच में बहुत सक्रिय रहे। इसका असर भी दिखाई पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इनके नेतृत्व में वो अपने ताकत पर वो बहुत अपनी राजनीतिक मौजूदगी नहीं दिखा सकती, तो एआईडीएमके के साथ गए। एआईडीएमके के साथ गठबंधन का लगातार विरोध करते रहे। विरोध का परिणाम हुआ कि इनको पार्टी से, अध्यक्ष पद से पार्टी ने हटा भी दिया। चुनाव में कोई बड़ी भूमिका नहीं थी। अगर आप विधानसभा के चुनाव का पूरा मूल्यांकन कीजिए तो अन्नामलाई आपको बहुत सक्रिय दिखाई नहीं पड़ेंगे कहीं भी उनको ये नहीं स्थिति थी कि बहुत मजबूती के साथ, ताकत के साथ तो प्रचार में भी लगे, क्योंकि एआईडीएमके को स्वीकार नहीं था। और इसका कारण केवल यही है कि एआईडीएमके के पास भी जो नेतृत्व है वह उसी समूह का है जिस समूह से आते हैं अन्नामलाई। तो अन्नामलाई को ताकतवर एआईडीएमके क्यों होने देना चाहिए? कोई सवाल नहीं पता होता वहां पर। अब सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके के साथ जाना चाहती है तो अन्नामलाई के पास क्या भविष्य है? किस आधार पर वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने जोड़े रखें? कोई इतनी बड़ी ताकत तो है नहीं। लोग इसमें, सुनील जी, लोग ये भी इसमें स्पेकुलेट कर रहे हैं कि कहीं ये बीजेपी का ही प्रोजेक्ट तो नहीं है, क्योंकि एआईडीएमके एक तरह से डिसइंटीग्रेट हो रही है, कमजोर हो रही है। द्रविडियन मूवमेंट की दोनों जो पार्टियां हैं वो एक तरह से कमजोर पड़ चुकी है और जिस तरह से स्टालिन जिस उम्र के पड़ाव पे हैं, तो तमिलनाडु में आगे जो फ्यूचर है वो उदयनिधि स्टालिन लीड करेंगे, जो यूथ लीडर हैं। इधर दूसरी तरफ विजय है। बीजेपी को लगता है कि क्या वो अन्नामलाई को एक अलग से स्वतंत्र अम्ब्रेला देकर, बीजेपी ऐसे कई राज्यों में एक्सपेरिमेंट की है कि पैसा, रिसोर्स अलग अलग पार्टियों के नेताओं को देती रही है कि आप अपना से अलग मूवमेंट शुरू कीजिए, ताकि बीजेपी के अंदर रहकर वो जो काम नहीं कर सकते वो बाहर रहकर इन पार्टियों के ऊपर, विजय के ऊपर अटैक करें, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट फोर्स वहां पे बने, अपोजिशन की पार्टी बने, जिसको बीजेपी हो सकता है इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट करे। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। मैं यही बात आपसे कहने जा रहा था
कि वो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना, अपने पार्टी को तो छोड़ रहे हैं, लेकिन वो नितिन नवीन से मिलना चाहते हैं, वो संतोष जी से मिलना चाहते हैं, वो अमित शाह से मिलना चाहते हैं, वो मोदी से मिलना चाहते हैं, इसे मिल करके वो पार्टी छोड़ेंगे। अगर आपको क्योंकि पार्टी पार्टी छोड़ना है छोड़ने तो वाला कोई नेता ऐसे नहीं प्रोटोकॉल का नहीं फॉलो करता, वो तो भड़ास अपनी निकाल के निकल लेता है। तो भाई वही कह रहा, पार्टी नितिन नवीन से मिलने के बाद समझ आते कि मिले पार्टी के अध्यक्ष, आपने अपना त्याग पत्र दिया, चलते बने। लेकिन बी एल संतोष से भी आपको मिलना है, अमित शाह जी से भी आपको मिलना है, तो ये बिल्कुल आप उसी तरफ संकेत करता है जिसकी बात आप कर रहे हैं। द्रविड़ आंदोलन के, द्रविड़ राजनीति के विकल्प नहीं हो सकते हैं अन्नामलाई। न तो वो उस चरित्र के माने गए हैं, न उस राजनीति को उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश भी की। वह एक द्रविड़, दोनों द्रविड़ पार्टियों से अलग हट करके भारतीय जनता पार्टी को भी एक अलग राह पर ले जाने की उन्होंने कोशिश की, जिसको भारतीय जनता पार्टी भी 5 साल से अधिक स्वीकार नहीं कर पाई, ज्यादा समय तक उनको स्वीकार नहीं कर पाई, तो वो एआईएडीएमके के साथ चली गई। तो ये संभव है कि वो अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी के विरोध से ही पार्टी से अलग हो रहे हो और एक नई ताकत के रूप में उभरने की कोशिश कर रही हो बीजेपी, लेकिन ऐसा हो भी नहीं पाएगा। विजय थलपति विजय अन्नामलाई नहीं हो सकते। थलपति विजय के साथ एक अपना औरा है, वो है फिल्म अभिनेता का, एक अपनी लोकप्रियता का, वह अन्नामलाई के साथ नहीं है। अन्नामलाई निश्चित रूप से एक अच्छे आईपीएस अफसर रहे हैं, उनकी एक गिनती वहां पे उस राज्य में अच्छी खासी है, लेकिन वो इस कदर उनकी लोकप्रियता नहीं कि अच्छे का अपने साथ तो बड़ी फॉलोइंग बना ले। और इसका आप नतीजा देखिए कि 2 साल में थलपति विजय सत्ता में आ गए, और 2 साल में और 3 साल में और 4 साल में अन्नामलाई एक चुनाव भी नहीं जीत पाए। बल्कि ये स्थिति आ गई कि जो सहयोगी पार्टी है, ये तो सबको पता था कि एआईडीएमके के दबाव में बीजेपी ने उनको उनके टिकट के लिए दबाव नहीं बना पाई कि नहीं इनको टिकट दिया जाएगा। तो ये संभव है कि वह एक अलग राह, बीजेपी अपने से अलग एक ताकत के रूप में उनको तैयार कर रही हो, लेकिन मुझे इसमें बहुत संभावना दिखती नहीं। कोई आंदोलन के नेता नहीं है अन्नामलाई। कह रहे हैं वो, एक तरफ वो भी कह रहे हैं कि वो गैर सांप्रदायिक राजनीतिक दल खड़ा करेंगे। बीजेपी के साथ खड़े होकर के आप गैर सांप्रदायिक राजनीति की बात कर रहे हैं। इस्तीफा देने के पहले बीएल संतोष से भी आपको मिलना है, एआईडीएमके से अलग आपको राजनीति भी करनी है। तो इतना गड्ढमड्ढ है उनकी सोच में कि एआईडीएमके के साथ खड़े होकर के द्रविड़ आंदोलन के समर्थक नहीं दिखना चाहते। भारतीय जनता पार्टी से अब तक राजनीति करते रहे, वो गैर सांप्रदायिक राजनीतिक दल खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन बीएल संतोष और अमित शाह से भी संपर्क बनाए रखना चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं वो तो अन्नामलाई जाने, लेकिन ये जरूर है कि जिस सोच के साथ वो बीजेपी में है वो पूरा होता हुआ बीजेपी में दिखता नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास न तो इतनी ताकत है, और जिस तरह के गठबंधन की राजनीति तो तमिलनाडु में करना चाहती है, वो गठबंधन के लोग भी अन्नामलाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और द्रविड़ आंदोलन के कोई बड़े नेता हो जाएंगे अन्नामलाई, इसकी संभावना में देखता नहीं। जी संजय, जो अन्नामलाई की खासियत है कि वो एक क्राउड पुलर हैं, उनकी जबरदस्त यूथ में एक लोकप्रियता है, सोशल मीडिया बहुत अच्छी फॉलोइंग है उनकी, वो बड़े क्लीन ऑफिसर माने जाते हैं। कर्नाटक में तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड सिंघम का रहा है, लेकिन जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स है, जो पर्सनालिटी ड्रिवन फिल्म सेंट्रिक पॉलिटिक्स रही है, जिस तरह से वहां पे कास्ट के अपने रोड ब्लॉक्स हैं, अगर हम उनकी तुलना प्रशांत किशोर से करें, प्रशांत किशोर के सामने भी वही तकरीबन चैलेंज है कि वो यूथ हैं, वो अच्छी खासी क्राउड में उनकी अपील है, बहुत ही आर्टिकुलेट है, यूथ के बीच में उनकी लोकप्रियता है। लेकिन बिहार की भी जो पॉलिटिक्स है, जिस तरह से कास्ट ब्लॉक में फंसी हुई है, उसमें प्रशांत किशोर भी पिट गए। अब आपको लगता है कि अन्नामलाई को ये दिख रहा था कि बीजेपी के साथ में रह के, जो बीजेपी की लिमिटेशन है तमिलनाडु में खास करके, उसमें वो पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे, इसलिए अन्नामलाई अगर इंडिपेंडेंट तरीका अपनाते हैं तो शायद हो सकता है कि उनके लिए 2-4 सालों में कोई जगह बन सकती है। और खास करके अभी तो जो 4-5 बाईपोल होने हैं, जिसमें एआईडीएमके के एमएलए ने रिजाइन किया है, उसमें अगर अन्नामलाई उतर जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक नई धुरी बन सकते हैं। देखिए, ये नई राजनीतिक ये रणनीति है और राजनीतिक जर्नी होगा उनके लिए। एक चीज़ तो दिखाता है कि अन्नामलाई का बीजेपी से अलग होना, ये दिखाता है कि बीजेपी बियॉन्ड ए पॉइंट सारे इंडिया को एक्सेप्टेबल नहीं है। बीजेपी की राजनीति, जो राजनीति वो एक संकृत और बहुत ही पैरोकियल राजनीति करती है, वो राजनीति
तमिलनाडु जैसे स्टेट में जो लिंग्विस्टिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक लिंग्विस्टिक स्टेट है, वहाँ पे वो जम नहीं पाएंगे और वो भेद नहीं कर पाएंगे वो पोलराइजेशन की राजनीति। इसीलिए आप देखिए कि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो सेकुलर राजनीति करेंगे अन्नामलई 5 साल 6 साल बीजेपी से जुड़ने के बाद और उनकी विचारधारा को प्रचार करने के बाद अब उनको रियलाइजेशन हो गया कि तमिलनाडु में बीजेपी की जो छोटी सोच की जो राजनीति है वो उसका ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो खुद को बोल रहे हैं कि वो सेकुलर राजनीति करेंगे। अब बीजेपी के एक लीडर के द्वारा वो अपने मुंह से बोलना कि सेकुलर राजनीति करना, ये अपने आप में बीजेपी की एक सीमा दिखाती है और देश जो देश में एक जो राजनीति है सेकुलर राजनीति उसका एक रीअसर्शन है। ये भी एक इस हिसाब से भी हम देख सकते हैं। जहाँ तक अन्नामलाई के सक्सेस की बात है तमिलनाडु में, देखिए तमिलनाडु में ऑलरेडी पॉलिटिकल स्पेस बहुत बहुत कम है कि जो एक तीसरा और चौथा धुरी कोई उभरे। ऑलरेडी ऑफकोर्स AIADMK कमज़ोर है, लेकिन उसको रिप्लेस करने के लिए अब विजय है। अब विजय ऑलरेडी एक धुरी के रूप में उभर गए हैं और आने वाले वक्त में अब विजय ही DMK के मेन चैलेंजर होंगे और दूसरी जो पार्टियां AIADMK या तो आधी विजय में चली जाएगी या कुछ बीजेपी में मिल जाएगी या फिर DMK में आ जाएगी। तो ये धुरी दो तो जो अभी जो समझ में आ रहा है उससे यही लग रहा है कि जो विजय की पार्टी TVK और DMK ही मेन पॉलिटिकल पार्टीज रहेगी और केरला में भी दशकों से कोशिश कर रही है। तो क्या बीजेपी केरल में बियॉन्ड ए पॉइंट सक्सेसफुल हो पाई? 12 साल तो बीजेपी को केंद्र में भी शासन करते हुए हो गया, तो भी वो प्रभुत्व और वो इन्फ्लुएंस केरला में नहीं दिखा पाई और कर पाई डिस्पाइट स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी। कांग्रेस को भी उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, काफ़ी सेंध लगाने की भी कोशिश की जो क्रिश्चियंस कम्युनिटी में केरला में, लेकिन नहीं सक्सेसफुल हो पाई बिकॉज बीजेपी के जो राजनीति है वो आप उसी की वो जो उसकी जो धुरी है वो एक सीमित है। वो अपने ही जो उनकी राजनीति है वो उस राजनीति में ही एक वो बंद प्रिजनर ऑफ देयर ओन पॉलिटिक्स, बीजेपी कहा जाए इंग्लिश में जो फ्रेज है कि वो अब प्रिजनर हैं अपने ही राजनीति के। और इस वजह से नॉर्थ इंडिया स्टेट्स में तो चलिए आप कर लेंगे कुछ कारनामा, लेकिन जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स है जो लैंग्वेज के नाम पे जो स्टेट्स बने जहाँ पे आइडेंटिटी हिंदू मुस्लिम नहीं होती है, एक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है, वहाँ पे आपको अलग लेवल की राजनीति करनी पड़ेगी, अलग लेवल ऑफ अलायंस करना पड़ेगा। बंगाल भी एक लिंग्विस्टिक स्टेट था, वहाँ पे आपको पता ही है कि बीजेपी कैसे तिकड़म लगाकर जीती। वो जीत नहीं, वो कब्जा किया उन्होंने स्टेट पे। वो कहीं से भी डेमोक्रेटिक जीत नहीं थी, बहुत सारे लूप होल्स थे उस जीत में, और जिस जीत में अगर आप क्वेश्चन मार्क आ जाए तो वो विक्ट्री नहीं है। वो आप जो भी आपने पावर का इस्तेमाल करके, संसाधनों का इस्तेमाल करके, रिसोर्सेज, इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करके उस स्टेट को आपने कब्जा कर लिया, लेकिन आप वो एक नॉर्मल विक्ट्री नहीं है वो। तो इसलिए हम बंगाल को एक्सेप्शन मानेंगे। तो ये एक है कि बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं है। तमिलनाडु में बीजेपी की खुद की राजनीति उनके लिए एक रोड़ा बनकर आती है इन सब स्टेट्स में, और आने वाले वक्त में अगर वो मान लिया कि जो अन्नामलाई बीजेपी की ही राजनीति वहाँ करेंगे, क्योंकि एक रिसोर्सेज भी तो चाहिए। आप अगर इतना अगर पार्टी बना रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो रिसोर्सेज कहाँ से आएगा? उसके लिए कोई बड़ा फंडर होना चाहिए जो फंड करे, आपको हमेशा बैक करे। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इन पे वो नज़र रखेगी, इनको मदद भी करेगी, और ये भी कितना भी ये नई राजनीति करने की अपना ये कोशिश करे, लेकिन ये जो एक बीजेपी से जुड़ने का जो इन पे एक कलंक या एक बैकग्राउंड है, एक पास्ट है, बीजेपी का जो पास्ट है वो हमेशा इनके लिए रोड़ा ही बनेगा तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में, उससे वो बाहर नहीं निकल सकते। और इन्होंने भी नहीं कोशिश की बाहर निकलने की। अगर आप बाहर निकलते तो थोड़ा सा मनमुटाव करके, थोड़ा सा एक लाइन की जो बीजेपी यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकती इस राजनीति में, ऐसे कुछ बोल कर निकलते। आप ये एक जो होता है कि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेपरेशन हो रहा है,
तो वो राजनीति में चलता नहीं है। और जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात है, प्रशांत किशोर देखिए, प्रशांत किशोर और इनमें अंतर ये है कि प्रशांत किशोर खुद ही लड़ाई लड़ रहे हैं बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के और बिना पॉलिटिकल बैकिंग के। अन्नामलाई के साथ बीजेपी का एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज उनके साथ था, अगर वो रिसोर्सेज मिल जाता इसके प्रशांत किशोर के साथ तो वो भी मैजिक वहाँ पे कर सकते थे, जो 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 वो नहीं कर पाए। तो एक ये अंतर है, बेसिक अंतर है। और पंजाब वो तमिलनाडु और बिहार में बहुत अंतर है राजनीति में, और जो राजनीति का ये खेल है। तब प्रशांत किशोर के लिए एक होप ये है बिहार में अभी कि जो जनता दल यू के जाने के बाद एक वैक्यूम है, और बीजेपी जनता दल यू का रिप्लेसमेंट नहीं दे सकती। बीजेपी के पास जो जमीन वहाँ पे जो रखना था बिहार में, वो बीजेपी के पास वो जमीन ऑलरेडी है, उसके आगे वो नहीं जा सकती। जनता दल यू के पास जो जमीन है जिसकी वजह से बीजेपी मेजॉरिटी में आती थी, वो अब बीजेपी के पास ट्रांसफर हो जाएगा, ये कोई गारंटीड नहीं है। तो ये एक प्रशांत किशोर उस जमीन को भी कोशिश करें कि उस जमीन पे भी वो काबिज हो और अपना एक एक्सपैंड करे, जो कभी कांग्रेस का होता था राजनीतिक आधार, उस पे वो आगे बढ़े, या फिर कांग्रेस के साथ मिलकर आगे बढ़े। एक ये भी सोच हो सकती थी। इस बार भी एक सोच थी कांग्रेस में कि जो आरजेडी को प्रोजेक्ट नहीं किया जाए बिहार में, एक ये भी थी कांग्रेस में, एक धड़ा ये भी मानकर चल रहा था कि आरजेडी को नहीं प्रोजेक्ट किया जाए और एक ऐसे ही हम इलेक्शंस में कंबाइंड एक कोलिशन के रूप में जाएं। तो एक सोच थी। तो कांग्रेस में भी एक सोच ये बनकर उभरी है कि जो हमने देख लिया एक एक्सपेरिमेंट तेजस्वी यादव के साथ करके, आरजेडी के साथ करके, एक उनको फेस बनाकर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो एक नए सोच, एक नए एक्सपेरिमेंट की तरफ बिहार में भी कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जा सकती है। तो एक ये चीज़ है। तमिलनाडु में मुझे नहीं लगता कि जो अन्नामलाई कोई मैजिक कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास बीजेपी का एक बैकेज एक कहते हैं कि जो बैगेज है, और उस अतीत को, बीजेपी के अतीत को लेकर, और फिर वहाँ पे ग्राउंड भी नहीं है, पॉलिटिकल राजनीतिक ग्राउंड नहीं है आपको कि जो वहाँ पे आप उसको पनप पाए। तो डीएमके हारने के बावजूद भी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी रही वहाँ पे। अगर थोड़ा सा और वो उनका लक साथ रहता तो दोबारा सत्ता में भी वापस आ सकते थे। जब विजय ने ज़्यादातर उनके पास ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं होते हुए भी जीत गए। तो एक मतलब ये साफ है कि तमिलनाडु की राजनीति कमोबेश वही दो द्रविडियन पार्टी के बीच में ही चलते रहेगी। तीसरा फ्रंट तमिलनाडु में मुझे नहीं लगता कि जो स्कोप है वहाँ पे निकलने का। सुनील जी, अक्सर हम लोगों ने देखा है कि कई सारे जो नेता जो रीजनल पार्टी या एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाकर, या तो डायनेस्टी से जो पार्टियां निकलती हैं वो उन्होंने उनका सक्सेस का एक रिकॉर्ड रहा है, या फिर जिनके पास कास्ट कोलिशन का एक बैकग्राउंड रहा है वो सक्सेसफुल हुए हैं। बहुत सारे नेता, उमा भारती ने पार्टी बनाई लेकिन असफल रही, यहाँ तक कि येदियुरप्पा जैसा मास लीडर भी जिन्होंने पार्टी बनाई, उन्होंने बीजेपी को तो हराया लेकिन वो उस तरह से सक्सेसफुल नहीं रहे। अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से एक मूवमेंट से निकले थे, इसलिए उन्होंने सफलता पाई। आपको लगता है कि अन्नामलाई जो अभी कह रहे हैं कि वो एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे, तो हो सकता है कि मूवमेंट के जरिए एक वो विकल्प बनने की कोशिश करें, लेकिन आपको लगता है कि सफलता की जो राह है इस तरह की पार्टियों का जिनका की कोई जिसको कास्ट कोलिशन नहीं है, कास्ट मास बेस नहीं है, या फिर वो डायनेस्टिक किसी परिवार से नहीं आते, यूथ की अपील के दम पे, उस स्टारडम के दम पे आप सक्सेस का रास्ता तलाशें, वो थोड़ा सा मुश्किल है। सवाल जैसे आपने एक प्रश्न पूछा कि बिहार में प्रशांत किशोर और तमिलनाडु में अन्नामलाई। प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार को पैदल नाप दिया, एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की, एक वैकल्पिक राजनीति देने की कोशिश की। नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों की राजनीति से उभरे हुए लोगों को एक नया सपना देने का प्रयास किया, एक गैर सांप्रदायिक राजनीति करने की कोशिश की, और अभी भी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को वहां की बिहार की राजनीति से अलग किया नहीं, अभी उनकी सक्रियता बनी हुई है। अन्नामलाई ने क्या किया? अन्नामलाई ने भी 150 दिनों की यात्रा निकाली और वो काफी सक्सेसफुल। कहना बिल्कुल सही,
एकदम बिल्कुल सही है आपका कहना, लेकिन सवाल है कि पहले दिन से वो सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं, तो किस बात की वैकल्पिक राजनीति आपके पास है? आप जगह कब बनाते हैं? ये अरविंद केजरीवाल ने जगह बनाई, कब बनाई? भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया, भले वो आरएसएस के सहयोग से ही चलाया, लेकिन एक मूवमेंट खड़ा किया और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया, डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ हमले किए, शीला उस दीक्षित हिसाब से जैसे तो बड़ी अन्नामलाई के निशाने पर दो पार्टियां, एआईडीएमके का करप्शन और डीएमके का करप्शन, लगातार उन्होंने अटैक किया और शायद इसलिए एआईडीएमके ने संबंध तोड़ लिए बीजेपी से। लोकसभा चुनाव में बीजेपी एआईडीएमके उससे पहले अलग लड़े और दोनों एक तरह से निपट गए पिछले चुनाव में। तो अन्नामलाई ने एक तरह से करप्शन के खिलाफ एक मूवमेंट या फिर आर्टिकुलेशन अपना रखा मुद्दों के आधार पे। तो आपको लगता है कि ये जो उनका तरीका है वो एक स्पेस है, या फिर तमिलनाडु की पॉलिटिक्स इतनी द्रविड़ियन और कास्ट में उलझी हुई है कि उसमें अन्नामलाई के लिए कोई स्पेस बचता नहीं है? सवाल इस बात का है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना द्रमुक के खिलाफ और द्रमुक के खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल किसी पार्टी में शामिल नहीं थे। वह उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को भी निशाना साधा और बीजेपी भी निशाना साधा, और दोनों पार्टियों में से किसी के नजदीक नहीं दिखाई पड़े। लोगों ने उनको विश्वास किया। बाद में जब रहस्य खुलने लगे कि ये तो संघ समर्थित व्यक्ति रहे हैं, तो लोग उससे दूर होते हुए चले गए। लेकिन शुरू के दिनों में ये स्थिति नहीं थी उनके साथ। और जब और अगर आप भारतीय जनता एक दल विशेष के साथ आप हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आपने की, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के बाद तो आप गैर सांप्रदायिक राजनीति तो कर नहीं सकते, समाजवाद की राजनीति ही कर सकते, गरीबी के खिलाफ राजनीति आप नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार की बात आपने की, बिल्कुल उन्होंने मुद्दा उठाया। तो क्या जिस पार्टी में आप हैं उससे भ्रष्टाचार नहीं है? वो भ्रष्टाचार से मुक्त है। एक आप बिल्कुल एक नए नेता के रूप में उभर सकते हैं, लोगों ने छाप छोड़ी है, बशर्ते आपके पास एक ऐसा मुद्दा हो जो लोगों को एक वैकल्पिक राजनीति की तरफ ले जाता हुआ दिखाई पड़े। वो कुछ भी नहीं आप इनके साथ। एक निश्चित रूप से जब वो आए अपनी नौकरी छोड़ करके, एक अच्छी छवि रही है उनकी, एक अच्छे नेता के रूप में उनको, एक व्यक्ति के रूप में उनको पहचाना गया, युवाओं के अंदर उनके प्रति एक आकर्षण भी दिखाया। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस राजनीतिक दल को आपने ज्वाइन किया, वह राजनीतिक दल तो भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के लोगों को स्वीकार नहीं थे, कभी भी नहीं स्वीकार नहीं थी। और आप खुद इतने बड़े व्यक्ति नहीं थे कि आप कोई वैकल्पिक राजनीति के रूप में बीजेपी को अपने आप को आप आगे बढ़ा पाते। अब वो आप एक नई पार्टी बना रहे हैं, देखिए क्या होता है। अगर यह नैरेटिव बन गया कि यह बीजेपी के द्वारा प्रायोजित ही है, और ये बनेगा, क्योंकि जो रास्ता उन्होंने तैयार किया, जिस तरीके से उन्होंने पार्टी छोड़ने की का माध्यम चुना, वो ये नैरेटिव बनेगा कि बीजेपी के ही संरक्षण में राजनीति कर रहा है। और आज एक वैकल्पिक राजनीति के रूप में थलपति विजय तमिलनाडु के लोगों के सामने है। कल ही लोग उन पर अविश्वास करने लगेंगे ऐसा नहीं है, मुझे लगता। कम से कम लोग 5 साल तक तो उनका तो इंतजार करेंगे ही कि थलपति विजय क्या करते हैं, और कोई बहुत बड़ा आक्रोश नहीं हुआ तो हो सकता है कि अगला भी मौका उनको मिल जाए। लेकिन अभी तत्काल निकट भविष्य में कोई एक वैकल्पिक राजनीति तमिलनाडु के लोग खोजने लगे हों, यह स्थिति तो मुझे दिखाई नहीं पड़ती। और थलपति विजय जिस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट भी कर रहे हैं, जिस तरह का गवर्नेंस उन्होंने देने की कोशिश की है, तो थलपति विजय के रूप में एक वैकल्पिक राजनीति को जो स्वीकारा तमिलनाडु ने, वह तत्काल एक अन्य नेता को भी स्वीकार कर लेगा। इसकी कोई वजह नहीं समझ में आती। क्यों? कि कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे आप थलपति विजय को काउंटर कर लें। और जो एआईडीएमके का जो समर्थक वर्ग है, वो तो मूलतः डीएमके का ही समर्थक रहा है। वह तो एमजी रामचंद्रन और जयललिता जी के साथ अलग हुआ था डीएमके के साथ। कांग्रेस के ही लोग जो कांग्रेस समर्थक थे, कुछ डीएमके में चले गए, कुछ एआईडीएमके में चले गए। तो एआईडीएमके का जो समर्थक वर्ग है, मैं रैंक एंड फाइल समर्थक, मैं कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात नहीं करता, लेकिन जो समर्थक वर्ग है उसको डीएमके के साथ जाने में कितना देर लगेगी? अब क्यों नहीं चला जाएगा? भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं चुनेगा। तो मेरा अपना मानना है कि अगर आपके पास कोई वैकल्पिक राजनीति का स्थान रिक्त है आपके राज्य में, आप निश्चित रूप से उभर जाएंगे। और वो क्षमता मलाई के पास रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करके उन्होंने एक दल विशेष और एक विचारधारा विशेष के प्रति अपने झुकाव को स्पष्ट कर दिया।
ठीक है। अब ये जी। सवाल है कि जो दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस ने जिस तरह से एक अपना फुटप्रिंट, जिसको कि केरल में सरकार बनी, तमिलनाडु में सरकार में आ गए, लेकिन जो अगले साल के चुनाव होने हैं, वहाँ पे राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है। एक इकलौता जो उत्तर भारत का राज्य जहाँ पे कांग्रेस सत्ता में है, हिमाचल में, आप उसी तरह से 2021 का जब नगर निगम का चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी हार गई थी और उसके बाद सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस सत्ता में है, नगर निगम का चुनाव हार गई और उम्मीद की जा रही है कि अगले साल सत्ता से बाहर हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि हिमाचल और पंजाब वैसे स्टेट है जहाँ पे कांग्रेस के लिए एक जगह है, जहाँ पे कांग्रेस सत्ता में भी है और पंजाब में पहले भी कांग्रेस सरकार में रही है। वहाँ पर कांग्रेस क्या सेल्फ गोल करती हुई दिख रही है? क्या उन्हें सुखविंदर सुक्खू का इस समय एक तरह से हिमाचल में टाइट करने की ज़रूरत है, सर्जिकल स्ट्राइक करने की ज़रूरत है, कैबिनेट बदलने की ज़रूरत है, मुख्यमंत्री बदलने की ज़रूरत है? या फिर आपको लगता है कि राहुल गांधी इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की लुटिया जो है, उसको सँभाल लेंगे? जी। देखिए मुझसे सवाल था या सुनील जी से सवाल था? संजय आप जवाब दे दें, फिर सुनील जी के पास आते हैं। सॉरी कंफ्यूजन। अच्छा, ये हिमाचल हिमाचल की बात जहाँ तक है, हिमाचल तो हमेशा एक छोटा सा स्टेट है, 1-2% आगे पीछे में सत्ता बदल जाता है। वहाँ पे कोई प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल काम है और आसान भी काम है कि जो अब वहाँ पे एक रहा है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, एक एक टर्म कांग्रेस एक टर्म बीजेपी, वहाँ पे होते रही है। छोटी सी स्टेट है दोनों, अब वो स्टेट बीजेपी कांग्रेस में डिवाइडेड है। तो मैं उसमें इसमें कोई ये मतलब कोई ये अचंभा नहीं होगा अगर कांग्रेस नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म हार जाती है। तो ये कोई नहीं उसमें, चूंकि मार्जिन ऑफ विक्ट्री बहुत कम होता है वहाँ पे, या छोटा स्टेट है, तो 1% 2% स्विंग ही डिसाइड कर लेता है कि वोटर्स की कौन सरकार बनाएगी। जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब का में कांग्रेस बड़ा होपफुल है। वहाँ पे बीजेपी और अकालियों में कोई गठबंधन अभी तक नहीं है, और जो जो मेन चैलेंजर हैं और जो क्लेमेंट है पार्टी वहाँ पे सत्ता में, वो तो आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस है। और आम आदमी पार्टी के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। अगर वो पंजाब हार जाते हैं तो उनका बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि वो सत्ता में कहीं नहीं रहेंगे, फिर उनके रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। एक ऑलरेडी उनके सारे राज्यसभा के एमपी वहाँ से निकल गए हैं, और अभी अगर वो हार जाती है वहाँ पे, तो फिर आम आदमी के लिए राजनीतिक जो सफ़र है, राजनीतिक जर्नी है, वो मुश्किल हो जाएगा। वो एकदम वही वाली स्थिति में आ जाएंगे जो अभी तृणमूल का हाल है, और उसको बिल्कुल। बीजेपी फिर आगे बढ़ने नहीं देगी। तो एक कांग्रेस से अभी 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 टू अर्ली टू से कि कांग्रेस क्या गेम खेलती है, आगे क्या करती है। अभी देखिए, अभी जो लोकल इलेक्शंस हुए उसमें मेन दो ही पार्टी थी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, दोनों के बीच में ही कांटे की टक्कर थी, और इंडिपेंडेंस थे कुछ। तो दोनों के बीच में ही होना है। और जब अब अपने दोनों दोनों कैसे, अब ऐसा नहीं है कि दोनों किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का घर एकदम हारमोनी से भरा हुआ है, कोई उसमें डिफरेंसेस नहीं है। सब में डिफरेंसेस हैं, कांग्रेस में ज़्यादा खुलकर आ रहे हैं। और एक चैलेंज है कांग्रेस के लिए कि अलग अलग लीडर्स, जो इतने लीडर्स हैं, ट्रेडिशनल पार्टीज हैं वहाँ पे, उनको कैसे रिकंसाइल किया जाए और कैसे एक प्लेटफॉर्म पे एक सोच के साथ उतारा जाए। कांग्रेस अगर इसको मैनेज कर लेती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भुगतभोगी होगी। और दूसरी बात देखिए, एक तरफ और दूसरी सुगबुगाहट ये भी है कि जो अमरिंदर सिंह है, जो पुराने चीफ मिनिस्टर है, वो भी एक दबी जुबा में ही सही अपना अपना रास्ता, अलग रास्ता निकालते हुए दिख रहे हैं, कांग्रेस की तरफ वो नज़दीकियां बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। तो कांग्रेस ये कहना है कि कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है या नहीं कर रही, वो अभी ज़्यादा जल्दी ही होगा। हाँ, वो बिल्कुल। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो उस ऑप्शंस पे पार्टी काम करती है, और ये ओपन अभी इलेक्शंस है, अभी किसी के बारे में ये नहीं कह सकते ये जीत जाएंगी और ये हार जाएंगी। सुनील जी, एक अंतिम टिप्पणी, क्या हिमाचल में जो इकलौता राज्य कांग्रेस के पास नॉर्थ इंडिया में है,
वहां पर हार का मतलब है कि आप सिर्फ साउथ इंडिया की पार्टी है, वो भी कुछ राज्यों में। आपको लग रहा है कि हिमाचल में जो ऑप्शन है, क्योंकि जो है बीरबल सिंह की पत्नी, उनकी भी कोई उतनी लोकप्रियता नहीं है। सुक्खू एक उनके पास चेहरे थे, लेकिन जिस तरह से नगर निगम लोकल बॉडी में उनकी हार हुई है, तो एक तरह से वहां भी दिख रहा है कि राइटिंग ऑन वॉल जो लिखा हुआ दिख रहा है, कांग्रेस वहां सत्ता से बाहर हो सकती है। ये दीवार पे कहाँ लिखा हुआ है निमेश जी कि कांग्रेस हार गई है हिमाचल के लोकल बॉडी चुनाव? क्या 4 नगर निगम है, यही लोकल बॉडी है क्या? वहां नगर निगम है, नगर पालिकाएं भी हैं, नगर पालिका परिषदें भी हैं, कि केवल 4 नगर निगम में पूरा हिमाचल है? यह जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि कांग्रेस लोकल बॉडी इलेक्शन हार गई, 4 नगर निगम है, 4 में 3 में हार गई, बिल्कुल सही है आपका। वो नगर निगम मतलब शहरी मतलब इसी हार के बाद बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। जी नहीं, ऐसे ही स्थानीय निकाय के बिल्कुल नहीं, में आने के उसमें बाद वो कांग्रेस नगर सत्ता हुई। पालिका, रमेश जी, नगर पालिका परिषदें भी हारी थी वो। बिल्कुल। इस बार 47 नगर पालिका परिषदों में से 32 में कांग्रेस जीती है। ऐसा नहीं है कि लोकल बॉडी चुनाव हार गई पूरी तरह से। 4 नगर निगम है वहां, सलोन, पालमपुर, ये मंडी है, मंडी धर्मशाला और मंडी, 4 ही तो है ना। 4 में 3 में हार गई, धर्मशाला हार गई, मंडी हार गई और पालमपुर हार गई। पालमपुर जीती है। में 3 हार गई। उसके बाद इन 4 नगर निगमों के बाद 47 नगर पालिकाएं हैं, 47 में से 32 में चुनाव जीती हो कि नगर पालिका सभी लोकल बॉडी चुनाव हार गई। ये बीजेपी का नैरेटिव है, इस नैरेटिव में मत फंसिए आप। कांग्रेस ने अपनी, और अगर आप नगर पालिका जीतते हैं, नगर पंचायतें जीतते हैं, नगर परिषदें जीतते हैं, तो यह होता है कि वहां का नागरिक आपकी गवर्नेंस को स्वीकार कर रहा है। नगर पालिका, जगह नगर निगमों की स्थिति होती है, नगर निगम ठीक है बड़े शहर है, मंडी बड़ा शहर है, पालमपुर बड़ा शहर है, सलवन बड़ा शहर है, मतलब ये बड़े महानगर हैं हिमाचल के दृष्टि से। तो उनमें हार का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शहरी अन्य पूरे राज्य के स्थानीय निकाय के मतदाताओं ने भी कांग्रेस को अस्वीकार कर दिया। निश्चित रूप से नगर निगमों का हारना एक सेटबैक है, या लेकिन मंडी में किसका असर है, किसका क्षेत्र माना जाता है? भारतीय जनता पार्टी के किन किन नेताओं का इन इलाकों में असर है? सुक्खू ने अपने अब तक के कार्यकाल में कोई ऐसा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिखा है पूरे हिमाचल में। 5 साल की सरकार के बाद एक निश्चित रूप से इनकम्बेंसी बनती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन नगर पालिका स्थानीय निकायों के चुनाव के आधार पर नैरेटिव बनने लगे कि कांग्रेस तो खारिज हो गई, अब तो खत्म हो गई, अब अगला चुनाव तो उसके लिए कठिन हो जाएगा। ये बीजेपी का नैरेटिव है, ये आम आदमी का नैरेटिव नहीं है। और 47 नगर पालिका परिषदों में से 32 में अगर कांग्रेस जीती है तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है उसकी, इतने सालों के सत्ता में रहने के बावजूद। निश्चित रूप से कांग्रेस को एक सीख लेनी पड़ेगी कि वह नगर निगमों के चुनाव में 4 में से 3 नगर निगमों के चुनाव में किन कारणों से हारी हो। वह उसका संगठन कमजोर है, वहां लीडरशिप उसके पास नहीं है, वो लोगों को समझा नहीं पाई, उसे सीख लेने की जरूरत है। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों को यह निष्कर्ष निकाल लेना कि हिमाचल तो हाथ से गया कांग्रेस के, और बीजेपी का यह मान लेना कि वो तो एकदम पूरी तरह से लोग बहुत लोकप्रिय हो गई है, ये बहुत ही आधा अधूरा और गैर तार्किक निष्कर्ष मैं मानता हूं। ठीक है। अब आपने पंजाब की बात की जी। पंजाब में बीजेपी को क्या मिल जाएगा? अभी तक जो संजय जी ने कहा कि अकाली दल, अभी जो वहां नगर निगम के चुनाव हुए हैं, नगर स्थानीय निकाय के ही आप, उसमें 4-5वें नंबर पर है अकाली दल। दोनों में संघर्ष है कि सबसे नीचे कौन रहेगा, अकाली दल रहेगी कि बीजेपी रहेगी? वहां संघर्ष आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही है। निश्चित रूप से कांग्रेस को सफलताएं स्थानीय निकाय चुनाव में नहीं मिली जिसको उम्मीद पाले रही होगी, और आम आदमी पार्टी ने नगर निगमों में भी और नगर पालिकाओं में भी कांग्रेस से आगे अपनी बढ़त बना रखी है। जो सभासद होते हैं, वार्ड मेंबर्स, उनमें भी उसके ज्यादा सदस्य जीते हैं, लेकिन सेकंड नंबर पर है। लेकिन सेकंड नंबर भी बहुत दूरी है, दोनों के बीच बहुत अंतर है। अब लेकिन जो वहां पे स्थिति बन रही है कि कैप्टन रविंद्र सिंह जो कांग्रेस की तरफ जो उनका रुझान दिख रहा है,
उनके आने से कांग्रेस की स्थिति कैसी बनेगी। आज कांग्रेस ने अपने संगठन को कम से कम मजबूत रखा है और सभी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। राजा अमरिंदर सिंह जो इस समय पार्टी के अध्यक्ष हैं, चन्नी साहब हैं, या जो अन्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, इन परिणामों के आधार पे आप ये नहीं कहा जा सकता कि उसने आम आदमी पार्टी को लोगों के बीच में के खिलाफ एक महत्वपूर्ण, बहुत मजबूत मुद्दा लेकर के आ गई। लेकिन मेरा अपना मानना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर कांग्रेस में दोबारा से लौट करके आते हैं तो यह कांग्रेस के लिए एक स्ट्रेंथ होगा। और बीजेपी तो कोई वहां तो बीजेपी का तो कोई माने मतलब नहीं है। बीजेपी को अभी पंजाब में जगह बनाने के लिए बहुत समय लगेगा। अकाली दल की भी स्थिति वही है, संघर्ष इन दोनों में है। अगर कांग्रेस ने अपने आप को बहुत और मजबूती के साथ स्थापित नहीं किया और आम आदमी पार्टी इसी तरह से कमजोर होती रही, जो बीजेपी उसको टारगेट कर रही है कमजोर करने की हर जगह पे, तो एक चुनौती बन सकती है कांग्रेस उनके लिए। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स है, अन्नामलाई जिस तरह से नए रास्ते की तलाश कर रहे हैं, उनमें ढेर सारी संभावनाएं हैं और साथ ही उन संभावनाओं के साथ वो तमिलनाडु का जो पॉलिटिकल स्पेस है उसमें अपनी जगह बना सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि भारत में इस तरह से जो राजनीतिक दल, यानी कि जो बिना किसी कास्ट अलायंस के या फिर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से बिना निकले हैं, उनके सक्सेस का, सफलता का रेट काफी कम है। और शायद अन्नामलाई को ये सारी बातें ध्यान में रखनी होगी। और साथ ही कांग्रेस के लिए एक तरह से चेतावनी भी है। तमिलनाडु जिस तरह से हिमाचल और पंजाब के स्थानीय निकाय के चुनाव है, वहां पर किस तरह के सिग्नल है, जो वार्निंग है, वो कांग्रेस को उससे सबक लेने की जरूरत है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। संजय, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.